नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप देख रहे हैं आरएसपी लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो ग्राफीय विधि से हल करने के जो मेथड्स होते हैं, दो समीकरण दो चर में हो और उनको हम ग्राफीय विधि से उनका हम मान निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मैं इनके पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन क्या 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 होता है, दो चर में रैखिक समीकरण के कब हल संगत होता है, कब असंगत होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कब उनके हल एक यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होते हैं यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और कब कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशंस होते हैं। ये सब नो सॉल्यूशन होता है। ये सभी चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बिना देरी किए वीडियो को हम ग्राफिकल मेथड होता है टू सॉल्व टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ऑफ अ टू इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। इन सबको हम देखने वाले हैं कि कैसे हल किया जाता है। देखिए, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 3.1 भी था जो कि आप लोगों को करना था, लेकिन 3.1 में कुछ खास नहीं है। बोला जा रहा है इनको जैसे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व उससे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब मैं से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक नहीं है? यह स्थिति के ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको ग्राफ में बस व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफ में व्यक्त करना ये आसान ही है, ठीक है। और क्या क्या बोल रहा है? बीजगणितीय रूप में, यानी कि इसका व्यंजक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। तो ये सब इजी है, लेकिन इनको बताने से पहले ना आपको मैं ग्राफीय विधि से हल करने का मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है। 3.2 पहले कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेंगे। चलिए 3.1 ही पहले कर लेते हैं। चलिए, कहना क्या चाहता है, चलिए एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी उस अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ना, माना, चलिए एक्सरसाइज 3.1 का हल 1 नंबर। माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, ठीक है। अब माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y मान लीजिए, हमको 2 4 करना है, ठीक है। y वर्ष है मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको ऐसे लिख दीजिएगा, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी y ईयर्स, ठीक है। अब लिखिएगा प्रश्न से या प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है। देखिए, बोला गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व की पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी से लिखें इनको। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, नहीं अभी अगर x है तो 7 वर्ष माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। सेम 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, इसका मतलब होता है वही ऊपर वाला, ठीक है, डू। आफ्ताब की पुत्री की आयु y-7, ओके। अब राइटिंग थोड़ा सा ख़राब होगा, हम स्पीड से लिख रहे हैं, वरना ऐसा मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका यानी पुत्री, और इसका आफ्ताब की पुत्री की आयु। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यानी मैं कौन, आफ्ताब। देखिए, आफ्ताब
तुमसे ने अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अरे भाई, पिता बड़ा ही होगा ना एज में, अब पुत्री का आयु कम होगा। क्योंकि दोनों का हमको इक्वेशन बराबर करना है, तो ये कम है तो हमको इसको 7 से गुना करना पड़ा, नहीं तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते, दोनों की सेम बात है। इसका अपने पिता से 7 गुना कम उम्र है, इसलिए हम उसको डिवाइड 7 कर सकते थे, यानी नहीं तो फिर दोनों को बराबर करना है, यानी ये 7 गुना बड़ा है अपनी पुत्री से। अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा है तभी ना बराबर हुआ, नहीं तो इसको 7 गुना नहीं करते दोनों बराबर कैसे होता। मान लीजिए पिता का उम्र 28 रहता और पुत्री का आयु रहता 7 गुना बोला है, अच्छा चलिए कर लीजिए 35 है, पिता का आयु 35, अब मतलब पुत्री का आयु 5, तो 5 और 35 कैसे बराबर होगा, नहीं ना होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। तो 5 को अगर 7 से गुना कर देंगे तो 35 हो जाएगा, फिर दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको 7 से हम लोग गुना किए। और ना 35 को 7 से डिवाइड कर देते तो भी 5 आता। तो समझाने के लिए किए कि कैसे इसको हम 7 से गुना किए, ठीक है। यहाँ से बना एक पहला इक्वेशन, क्या 2 इक्वेशन बनेगा। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष बाद, कहाँ हम ऐसे कुछ खुद से नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ है। देखिए पहले क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व, अब बोल रहा है मैं तुमसे 3 आयु का, अब क्या बोला, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, नहीं आज से लेकर के 3 वर्ष बाद। चलिए इसको भी लिखे, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद आफ्ताफ की आयु क्या हो जाएगा। अगर अभी का x था, अभी वर्तमान में x है प्रेजेंट में, तो 3 साल बाद 3x मतलब 3 + x वर्ष हो जाएगा। इस सब में भी ईयर्स कर लीजिएगा, हिंदी में वर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 3 वर्ष बाद आफ्ताफ की पुत्री है ना की आयु क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ऊपर वाला ही जो लिखा हुआ ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताफ की पुत्र की आयु बराबर y + 3। क्या बोला, देखिए, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताफ बोल रहा है कि मेरा जो एज होगा, यानी आफ्ताफ का एज अपने पुत्री के एज से 3 गुनी रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों, देखिए इसका एज वही वाला सीन है कि दोनों का एज को बराबर करने के लिए हमको यहाँ से 3 का गुना करना पड़ा, वरना कैसे बराबर कर सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन यही बोला था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला, इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफ में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए लाइन खींच के दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ में हम तब तक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ का पेपर है नहीं मेरे पास, तो कॉपी को ही ग्राफ मानना पड़ेगा। एक और बात, आप अपने लोगों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, मतलब टाइम पास। आप तो इतना तो जानते ही होंगे सब सिंप्लीफाई करना, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करके y का टर्म को इधर ले आइएगा और x y करके और कांस्टेंट टू कांस्टेंट करके मतलब एक जगह ले आइएगा, बराबर 0 दिखा दीजिएगा। इतना आता ही होगा बस, इसको कोई पूछेगा नहीं। आपको बोला था कि ये बता दीजिए, क्या बता दीजिए, बीजगणितीय रूप में यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में बताइए, तो ये हम बता दिए। और रुकिए हम ग्राफ बना के आते। देखिए ग्राफ तो आ चुका है, लेकिन हम जो पहले बता चुके हैं ना, इनको सॉल्व करना है कि नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा ना दोनों इक्वेशन को। तो चलिए फटाफट यहाँ पर कहीं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, x - 7 बराबर 7 y - 7, ठीक है। x - 7, ओह ऑलरेडी लिखा होगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या था, x - 7 बराबर 7 y - 7, आई थिंक यही था। x - 7 बराबर 7 y - 7, इसको जल्दी से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ax + by + c के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या होगा, x - 7 = 7 × y 7y 7 × प्लस 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 7 × y 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 = 49। x 7y का टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये 49 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी -7 पहले से था प्लस 49 = 0। x - 7y कितना हो जाएगा, 7 गया तो 42, ठीक है।
-42 इज इक्वल टू 0, 7 8 9, ठीक है। बड़ा में प्लस है तो बड़ा में प्लस, यानी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4y प्लस 3, ठीक है। एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 था ना, हाँ, y प्लस 3 ये था। एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ना इस फॉर्म का होना ज़रूरी है, वरना बहुत टफ हो जाएगा फिर, ठीक है। 3, अच्छा इसको ब्रैकेट में ज़रूरत था, 3 इंटू वाई प्लस 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 साइन, यहाँ भी प्लस साइन, प्लस 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 3 इंटू वाई 3y प्लस 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 3 3 ज़ा 9, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 था पहले से, यहाँ आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0, 3y प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया तो 3 नहीं 6 बचा, बड़ा में माइनस तो माइनस बराबर 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आइए हम लोग यहीं पर थोड़ा प्लॉटिंग कर लेते हैं कि x पे क्या रखें और y पे क्या आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लिए रखें, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे हम लोग डिब्बा बना लीजिएगा और दो ही कोऑर्डिनेट बनाएंगे लिखा, ठीक है। दो ही चीज़ से काम चल जाएगा। आप x को कोशिश कीजिए, देखिए ऐसे डिब्बा बनाना है, x और y लिखिएगा ऊपर नीचे, इसमें भी ऐसे लिखना है। दोनों इक्वेशन के लिए, दो इक्वेशन है, दोनों के लिए करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 से काम चल जाता है, ठीक है। तो हम 2 ही निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई का, यहाँ भी 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई का, ठीक है। यानी एक्स वाई निकालेंगे और उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। 2 ही से काम चल जाता है, आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से नहीं हो गया 3 भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन 2 से पहले उम्मीद कीजिएगा कि निकल जाए। चलिए, और हमेशा ना 0 रखने का ट्राई कीजिएगा। चलिए x 0 रखते हैं, ठीक है। इस समीकरण में x 0 रखें अगर, तो ये 0 पूरा, ये +42 उधर जाके हो जाएगा -42, और -42 से माइनस कट जाएगा, और 7 6 42, यानी अगर 0 रखते हैं x में तो y आएगा 6। नहीं समझ में आया होगा पक्का। देखिए हुआ क्या, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। जब हमने x को 0 रखा तो -7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 वाला टर्म खत्म, -7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0 बचा। तो -7y बराबर +42 उधर जाके माइनस टर्म उधर हो जाएगा -42, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 42 बाई ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 7 6 42। समझ में आया। x अगर 0 रखें, व्हेन x हम लोग ने 0 रखा, जब x बराबर 0, व्हेन मतलब जब होता है, व्हेन x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x 0 रखने पर y 6 आया। तो क्लास 10 में इतना बेसिक तो आता ही होगा। तो अगर आप y 0 रखते हैं तो क्या आएगा, ये तो 42 आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं रखना। देखिए हम क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं, अगर y 0 रखें ना तो x हो जाएगा -42, जो कि इतना बड़ा ग्राफ हम नहीं खींचे हैं। देखिए ग्राफ का मेरा ज़्यादा रेंज नहीं है, अगर आप देख पाएँ तो, ठीक है। देखिए ग्राफ में यहाँ पर -6 तक है और 8 तक है, तो यहीं आसपास ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे कि 7 2 से 14 करेंगे तो यहाँ जाके 14 माइनस में तो जगह प्लस होगा, नहीं 14 रखेंगे ना तो ये इससे प्लस हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब माइनस प्लस माइनस। 7 या 21 रखेंगे, माइनस होगा 28 35 7 6 42। देखिए अगर 6 रखते हैं y बराबर, तो y बराबर ऑलरेडी 6 रख चुके हैं, तो y बराबर 5 रखना पड़ेगा। अगर y बराबर 5 रखते हैं तो 7 5 35 और 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 7, ठीक है। देखिए अगर y हम रखते हैं 5 तो x हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, अगर y हम रखते हैं 5, 7 इंटू 5 7 35 -35 प्लस 42, माइनस प्लस माइनस, तो 42 में से 35 माइनस हो जाएगा तो बचेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जब y बराबर हम रखे 5, ऐसे हम कैसे अंदाज़ लगाएं, देखिए ऐसे अंदाज़ लगाएं कि y बराबर 5 कैसे, हम करीब 42 के आसपास लाने की कोशिश कर रहे थे। ये अगर 5 रखेंगे तो 7 5 35 होता है, 35 रखने पर
क्लोज आ गया, वरना 7 7 जब 49 रखिएगा तो उसमें हो जाएगा 7, तब भी हो जाएगा, लेकिन -7 हो जाएगा उसमें। ऐसे में क्या होगा, आसान होगा। आप देखिए, अगर 0 रखिएगा माइनस एक्स का 42 वैल्यू आ जाएगा। 42 इतना बड़ा ग्राफ आप भी नहीं बनाइएगा मेरे ख्याल से। तो हम आस पास लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगर इसका है तो 5 के ही आसपास हो, जैसे 7 8 हुआ, 9 हुआ, 10 तक चल जाएगा काम, ये नहीं कि 42 आ जाए, ठीक है। तो इस 0 कोशिश तो कीजिएगा कि 0 ही रखें। पहला स्टेप क्या है कि 0 रखने का ट्राई कीजिएगा। पहला स्टेप तो ये कि 2 डब्बा बनाइएगा। दूसरा 0 रखने का ट्राई कीजिएगा। तीसरा, अगर 0 से नहीं काम चले तो नंबर देखिएगा, जांचिएगा समीकरण को कि क्या रखे कि उसके आसपास आए, छोटा नंबर आए और जो दोनों कोऑर्डिनेट है ना उसके आसपास आया और छोटा नंबर में ही काम चले। जैसे देखिए 6 5 आया, छोटा छोटा नंबर, यहाँ 0 रख दे अगर तो -42 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं चाहिए। इसलिए 5 रखें। हम देखें कि 1 रखेंगे तो 42 में से 7 माइनस होगा, फिर भी बड़ा नंबर आ रहा है। 2 रखें 14 तो भी 30 40 42, हाँ 14 रखने पर भी आपका 28 आ जाएगा शायद, 8 4 12, हाँ लगभग 28 ही आएगा ना, देख लीजिएगा 28 ही आएगा ना, तब फिर भी बहुत बड़ा है। हम एकदम छोटा नंबर चाहते हैं तो इसलिए हम 5 रख दिए। आप 6 रखिएगा तो 6 ऑलरेडी रख चुके हैं भाई। 7 रखिएगा, 7 49 होता है, 49 में 7 जोड़िएगा तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो हम दोनों कर सकते हैं। माइनस अगर y बराबर 7 यहाँ रखिएगा तो x बराबर माइनस में कुछ आएगा, ठीक है। एनीवेज आप लोग नहीं, प्लस में आएगा। 7 रखने से ही फ़ायदा है, 5 रखने से माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि हमको उधर जाके मान चाहिए ना। ये जो भी टर्म्स का आंसर आएगा उधर जाके आंसर आएगा, x का वैल्यू उधर जाके आएगा। मतलब देखिए y बराबर 5 रखने से फ़ायदा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी रख लीजिए क्योंकि 7 रखने ज़्यादा फ़ायदा था। एनीवेज x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 7 42 इज इक्वल टू 0, 7 5 35 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस होगा, बड़ा में प्लस होगा लेकिन माइनस होगा। 42 में 35 माइनस हो जाएगा तो 7 5 12 1 3 1 4, ठीक है, बराबर 0, x बराबर -7। क्या आ गया, x बराबर -7, ठीक है। तो यहाँ x बराबर -7 लिख दीजिए। ऐसे ही कोऑर्डिनेट इसका भी लेना है। क्या लेना है, आइए पहला इसमें देखिए समीकरण। अगर ये 0 रखे, ध्यान से देखिएगा, अगर x 0 रखे पूरा टर्म ख़त्म, ये माइनस वाला इसका है, और ये 6 -6 उठ के उधर जाएगा +6, अब +6 यह माइनस है, -3 उठ के यहाँ आएगा, तो 3 दूनी यानी -2। अगर हम x 0 रखते हैं तो y -2 आएगा। देखिए अगर 0 रख दिए तो -2 यानी -3 इंटू -2, माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूनी 6 +6 -6 कट के 0, सेटिस्फाई हो गया। चलिए ठीक है, y बराबर 0 रखे तो देखिए y बराबर 0 रखते हैं, इसमें काम चल जाएगा। जैसे ही y बराबर 0 रखे ये टर्म ख़त्म पूरा, क्या बचा, x -6 बराबर 0। अब x बराबर -6 बराबर 0, तो x बराबर -6 उठ के उधर जाएगा +6, तो यहाँ हो जाएगा +6 यानी +6, ठीक है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं। अब ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। चलिए पेंसिल निकालिए, वेयर इज माई पेंसिल, 1 सेकेंड दोस्तों। चलिए पहला क्या था, पहला समीकरण का जो इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन का हमारा था 0 -6, सॉरी 0 6, पहले 0 6 था ना, 0 7 6 42 -22, हाँ ठीक, 0 6, 0 x 0 तो y 6, x 0 तो y +6, जो कि है ही नहीं मेरे में, एक और ले लेना पड़ेगा, कैसे भी करके करते हैं, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। अब स्केल से ही होगा लेकिन हम कर दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। 0 और 6, x 0 y 6, x 0 मतलब क्या, वो पॉइंट y पे लाई करेगा, जो कर भी रहा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन -7 x -7 तो y 5, x देखिए हर चीज़ में वही बाधा आ रहा है, इसमें भी एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। x -7
तो y बराबर 5, y बराबर +5, ये वाला, ठीक है। ये वाला मतलब क्या, इधर का लेना पड़ेगा हमको संगत, तो इसके लिए ज़रूरी है, ध्यान से देखें, यानी इधर कहीं आएगा। एक मिनट गौर से देखिएगा, बुक टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ओहो, हाँ देखिए, पूरा ग्राफ ले लीजिए इसका, अरे किसका ले लीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट, तो यहाँ कहीं आएगा। अब क्या कीजिए, इन दोनों को मिलाइए, मिलाना है, मिलाइए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। ग्राफ नहीं है मेरा, कॉपी से कर रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, ठीक है। मिल गया। ये जो इक्वेशन आया ना, ये आया इक्वेशन किसका, अभी रुकिए दूसरा का बना लेते फिर बताते हैं आपको, टोटली मिला के टोटल बताते हैं एक साथ। ठीक है, रुकिए, दूसरा क्या था, अगर x 0 तो y -2, अगर x 0 तो y -2, एक मिनट इधर नीचे। दूसरा क्या है, अगर x 6 तो y 0, अगर x 6 तो y क्या, y 0, ठीक है। ये वाला है क्या, चलिए इसको बनाइए। ये कैसा ग्राफ आ रहा है जी, कोई बता सकता है, पैरेलल, पैरेलल, मीट करेगा, देखिए ये दोनों मीट करेगा लगता है कहीं ना कहीं। अगर ग्राफ में गलती हो रहा है मैं शायद देखें, देखिए दोनों पैरेलल आया, इसका मतलब कोई हल नहीं है कि नहीं। अच्छा, देखना चाहते हैं ना, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं A1 A2 से, देख लेते अगर पैरेलल आएगा ना तो ऐसा कुछ आएगा। देखिए ग्राफ सही बना है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम पेंसिल से और कॉपी, मतलब ग्राफ पेपर में करना चाहिए, और माप वाप तो मैंने सही लिया स्केल से, लेकिन ग्राफ पेपर में सही होता है, तो ग्राफ पेपर में करने से पता चलता, लेकिन पेंसिल से कर लिया आपको बेसिक आइडिया लग चुका है। ग्राफ में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन मुझे इसका भी देखना है कि पैरेलल आएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। पैरेलल आएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, अगर इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी आएगा रेखाएं तो अद्वितीय हल होगा। देखना है दोनों में से कोई एक, असंपाती तो होगा ही नहीं। देखिए इस इक्वेशन में a है हमारा 1, A1, B1 है -7 और C1 है हमारा +42। इसमें है A2 बराबर 1, B2 है हमारा -3 और C2 है हमारा -6। चलिए देखते हैं तो क्या है, A1 बाई, ठीक है ध्यान से देखिएगा, A1 बाई A2 इज़ नॉट, सॉरी B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये आना चाहिए, पैरेलल है तो। एक इसका भी एक है बराबर, B1 है -7 और B2 है -3, देखिए आ गया ना, दोनों अलग अलग, यहाँ B1 -7 और B2 -3, तो ये नॉट इक्वल टू, ये आया, मतलब A1 इज इक्वल टू, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा, समझ गए। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आया, ये किसका होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का ना, इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा बनता है इसका, काटता है कहीं पर, और क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, x का एक ही सॉल्यूशन आएगा जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई, यानी दोनों के लिए हल होगा। लेकिन देखिए x और y का एक ही हल होगा, देखिए x और y का एक ही हल होगा दोनों समीकरण के लिए, और दोनों इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, दोनों पैरेलल है भी नहीं। आप देखिए मेरे पर डाउट क्यों था, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया था इसीलिए, ठीक है। देखिए दोनों इंटरसेक्टिंग है भी नहीं, देखिए यहाँ इतना डिस्टेंस है, दिख रहा होगा ना, ये धीरे 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 छोटा होता गया होता गया होता गया, अभी भी हो रहा है, होता रहा, हो गया, देखिए इतना छोटा हो गया, ये जाके ना दोनों कहीं और बढ़ाते जाएंगे ना, बढ़ाते जाएंगे ना, कहीं मिल जाएगा। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ही पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा है ना, इसीलिए दूर में जगह कहीं मिलेगा।
तो हमको हल से मतलब नहीं था, हल पूछा भी नहीं है। देखिए क्या पूछा, ग्राफीय बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, आपको हल नहीं निकालना, हल आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, पहला वाला हो चुका। तो इसी तरह ना सेकंड भी करना है। क्रिकेट टीम की कोच में 39, यह क्या बोलते हैं, 39,40 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदें। ठीक है, और बाद बाद में उसने और क्या क्या है, उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 और गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में बताइए। ज्यामितीय में ज्योमेट्रिक रूप में, नहीं कि ग्राफ में, और बीजगणितीय मतलब लिख करके समीकरण बनाना है। कुछ नहीं है, एक बॉल को आप मान लीजिए, एक बल्ले के प्राइस को x मान लीजिए, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, और 6 गेंद का y मान लीजिए, 6 गेंद का 6y हो जाएगा। एक गेंद का y मान लीजिए प्राइस कॉस्ट, तो 6 बॉल का गेंद का 6y, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 बराबर हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा यहाँ से बन जाएगा। बाद में उसने एक और बल्ले और उसने उसी प्रकार की 2 और, एक और 2 और, यानी 3 बल्ले तो थे ही यहाँ पर, तो उसने एक और बल्ला यानी 4 बल्ले हो गए, तो 4x हो जाएगा। एक बल्ले का x था ना, 4 बल्ला का 4x, और उसी प्रकार की 2 और गेंदें, एक गेंद का 2 था, एक y था, सॉरी, एक गेंद का कॉस्ट y था, या 6 गेंद पहले से खरीद रहा था, 2 गेंद और खरीद रहा है, तो 8 गेंद हो गया, 8y बराबर, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, सॉरी 8y इज इक्वल्स टू 1360। आप दोनों को मतलब एक्स वाई निकाल करके ग्राफ में प्लॉट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा वाला भी वैसे ही है। हम ये वाला बता ही देते हैं, चलिए एक और बता ही देते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी में आधा घंटा हो गया। देखिए, रुकिए, देखिए तीसरा वाला मैं बताऊंगा, बाकी आप करिएगा। इसको मैं बहुत स्पीड से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे ख्याल से यही आसान है, इसको ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और वाला दिया है ना, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 किलोग्राम को आप x मान लीजिए, क्या 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x, तो 2 किलोग्राम का 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y मान लीजिए, तो 1 किलोग्राम का ही y है, तो y, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, क्या 150 ना 160, 160, और 4 किलोग्राम, एक समीकरण यहाँ से बन गया, यहाँ से बन जाएगा एक 4x प्लस 2y, क्योंकि 1 किलोग्राम का x था रुपया, तो 4 किलोग्राम का 4x रुपया प्लस 2y रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपया, तो 2 किलोग्राम का 2y रुपया, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300 रुपया टोटल। दोनों समीकरण बना, आप उसको हल कीजिए और निकालिए। मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ, तीसरा वाला होमवर्क है, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या कहता है, बता दिया ना पढ़ के, और पढ़ना ज़रूरी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट टीम के कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। माना कि, जल्दी लिखिए, माना कि एक गेंद का मूल्य x रुपया, और फिर क्या माने, और दूसरा माना कि एक गेंद की बल्ला, पहले बल्ला था ना, अच्छा एक बल्ला का पहले x मान लीजिए, क्योंकि बुक में आप लोग, बहुत किसी का आदत है बुक से मैच करने का, फिर बोलेगा कि बुक से मैच नहीं किया, तो फिर हमको बोलेगा कि सर गलत पढ़ा है, मतलब, तो फिर इसीलिए ना मान लीजिए इसी तरह, वरना फिर बल्ला को x माना गया है ना बुक के हिसाब से, तो आंसर मैं चेक किया हूँ, और बल्ला माना गया है गेंद y, तो यहाँ हम गेंद x मान लेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन बहुत किसी का आदत होता है बुक से मिलाने का, तो फिर बोलेगा गलत है, इसीलिए। माना कि एक
गेंद, ये बल्ला का था, गेंद का मूल्य इज इक्वल्स टू वाई रुपया। ठीक है, क्या करना है फिर? करना कुछ नहीं। अगर एक गेंद का मूल्य x रुपया, हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा बाद में। तो जैसे कि माना कि एक गेंद का मूल्य x रुपया, तो कितना बोला, दो बल्ला का कितना बोला, तीन बल्ला बोला, तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं 3x हो जाएगा। देखिए, एक बल्ला का मूल्य x, तो तीन बल्ला का मूल्य 3x। नहीं समझे? समझिए, अगर एक बॉल का, अब गेंद खरीदने, बैट खरीदने, बल्ला मतलब बैट, एक बैट खरीदने जाते हैं ना 150 रुपये में, मतलब 200, 300, 400, 500, 500 रुपये मान लेके चलते हैं। एक बैट खरीदने जाइएगा तो 500, तीन बैट खरीदने जाएगा तो 1500, है कि नहीं? दो बैट खरीदेगा तो 1000। तो कैसे कर निकाल रहे हैं? एक बल्ला का, हम लिखेंगे चीसेंगे नहीं, एक बल्ला का 500, दो बल्ला का 2 इंटू 500 यानी 1000, तीन बल्ला का 3 इंटू 500 1500, चार बल्ला का 4 इंटू 500 2000। ठीक है, इसी तरह एक बल्ला का अगर हम x माने हैं तो दो बल्ला का 2x, तीन बल्ला का 3x रुपया, चार बल्ला का 4x रुपया, अगर एक बल्ला का x रुपया है तो। समझ पा रहे हैं? इसीलिए किए हैं। तीन बल्ला का कितना हो जाएगा? 3x रुपया। प्लस क्यों कर रहे हैं बताते हैं। फिर गेंद कितना का बोला है? कितना का बोला है? 6 गेंदे। अगर एक गेंद का 6 वाई रुपया दाम है, तो 6 गेंद का 6 वाई, दोनों का कॉस्ट जितना आएगा, जैसे 3x बल्ला का आया, 6 वाई गेंद का, दोनों का मिला करके ना खर्चा कितना आया है, कितना रुपया लगा जो खरीद रहा है उसको? 3900 रुपये में, ठीक है, खरीदा है। 3900 इतना में। ये आया फर्स्ट इक्वेशन। समझ में? लेकिन इसका ग्राफ बड़ी खतरनाक आने वाला है इसका, देखिए नंबर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या आएगा? अच्छा, इसका भी देख लीजिए। एक गेंद का मूल्य कितना? 10 रुपया। तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 60 रुपया। हम मान के चल रहे हैं अगर एक गेंद का मूल्य मैंने पैसा 10 रुपया आया तो, इन केस जैसे मतलब डेली लाइफ में करते हैं ना उसी तरह। फिर क्या बोला? हाँ, उसने एक और बल्ला और क्या लिखा हुआ, उसी प्रकार की दो और गेंदें 1300 में खरीदे। चलिए, पहले खरीद रहा था 3 बल्ला, अब खरीदेगा 4 बल्ला। तो एक बल्ला का 3 बल्ला का 3x, मतलब एक बल्ला का x था ना, अब 4 खरीद रहा तो 4x प्लस दो और गेंदे, यानी पहले 6 खरीद रहा था अब 8 खरीदेगा। फिर कितना लगा? एक मिनट। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की दो और गेंदें 1300 में खरीदा। अच्छा, इसको अलग से खरीदा है, ठीक है, तो इसको ऐसे मत लिखिए। मुझे लगा कि इसी में 3 गेंद खरीद रहा था ना, तो और एक गेंद खरीद रहा है, चार में मतलब 4 गेंदे हो गया और ये 8 बल्ले। हालांकि इसमें भी हो जाता, हमें 3900 में ऐड कर देता 1300 को। ठीक है, इससे हम क्या बताना चाह रहे थे ना, इस 1300 को हम ऐड कर देते 3900 में। हम सोच रहे थे ना 3 बल्ला और 8 गेंद का मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन अब मूल्य देखे तो इतना कम। अरे भाई, 3 और 6, 3 गेंद, 3 बैट और 6 बॉल का ही इतना है 3900। तो फिर एक गेंद और एक बॉल, एक बैट और 2 गेंद का 1300 कैसे हो सकता है? तो हम समझे, मेरे दिमाग में क्लिक आया कि नहीं, ये अलग अलग दिया है। हालांकि उसमें भी निकल जाता है, 3900 में ऐड कर देते हैं 1300। तो एक बैट और 2 और गेंद खरीदा है 1300 रुपया में। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किए हैं, और कुछ हम लोगों ने गंदगी नहीं किया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 3 कॉमन निकालिए यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे 3 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड मारिए इसको, 3 1 जा 3 3 जा 1300। ठीक है, अच्छा ये 3 निकल गया ना, तो फिर काहे हम कर रहे हैं ऐसा, मतलब 3 ऐसे है, समझिए, 3 से 3 कटा, क्या बचा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन इज नथिंग बस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। दोनों का सेम आ गया, दोनों का सेम आ गया मतलब दोनों कोइंसाइडिंग करेगा। अच्छा, दोनों का समीकरण सेम नहीं है, बस मैंने यहाँ से कॉमन निकाल के फर्स्ट इक्वेशन का कॉमन निकाला थीटा, तो ऐसा आया। ठीक है, 3 देख के समझ में आ रहा है इसका ग्राफ आपका कोइंसाइडिंग होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम आ गया। अरे भाई, इसको सेम लाया हूँ तो उसी को छाप नहीं दिया हूँ, 3 को कॉमन निकाल दिए दोनों से, इस इक्वेशन में 3 कॉमन हटा दिए तो ये आया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ग्राफ बना ले, पॉज करते हैं वीडियो को। मैं देखिए ना, पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए इसको ना क्या करेंगे, बड़ा बड़ा नंबर ही रखेंगे। जैसे x प्लस 2y बराबर 1300 है ना। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए तो पहले ये चाहिए होगा ना कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करेंगे ना, x अगर हम 500 रखते हैं तो 500 में से 13 में से 500 माइनस होगा 800 आएगा। अगर x 500 रखें तो 8 5 1300, तो 800 बचेगा और 2 से कट जाएगा तो 400 बचेगा। देखते हैं, 500 4 दूनी 8, 800 और 500 1300। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट लो, और एक लेना पड़ेगा ना, तो एक और ले लीजिए। अगर x हम 500 ले लिए, एक बार हम क्या करते हैं, इसको 400 ही ले देते हैं। 400 करेंगे तो हो जाएगा 900। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं लीजिए। हम क्यों ले रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि इस बार 1300 का टर्म आ गया है। 1300 को हटा, इस सब को मतलब बड़ा बड़ा आ रहा था, बड़ा बड़ा ही लीजिए आसपास। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हैंडल करेंगे। 300 600 600 आ गया तो 300 ख़त्म, 600 1000 में 600 गया तो 400। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 600 लेते हैं तो ये जगह ये 400 400। देखिए 600 अगर ले लिए x, तो अगर x 600 ले लिए तो ये 600 माइनस हो जाएगा, बचेगा 400, नहीं कितना बचेगा 900 ना। नहीं नहीं, 13 में से 6 माइनस करो, कितना बचता है 7, 6 12 1 हाँ 7, 750 होगा, सॉरी 700। और 2y है बराबर y माइनस हो जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 350। देख लीजिए, 600 अगर रखते हैं y x बराबर 600 रखते हैं तो 2 इंटू वाई यानी 350 बराबर हमारा 1300 आना चाहिए। अगर ये 600 35 दूनी 70, 700 6 12 1 1300 आ गया। इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। दिस फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को निकाल लेते हैं। अच्छा, दोनों के लिए सेम ही तो है। अरे भाई, दोनों इक्वेशन सेम आ गया ना, हम जब इसे कॉमन निकाले थे तो। चलिए इसे हम पुट कर देंगे सब वैल्यू। अब देखिएगा कि ध्यान, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट बराबर लिखते हैं। 1 यूनिट बराबर 100 के बराबर है। ठीक है, यहाँ होगा। देखिए, अब इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, बस सिंपल है। एक्स हम लिख दिए हैं ना, 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, 100 है, 100 मीटर नहीं 100 है। तो ठीक है, तो ये 100 के बराबर है। ठीक है, एक करना कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ब्लर कर रहा है क्या कैमरा। ठीक है, अच्छा पेंसिल से लिखा हुआ है ना इसीलिए। ठीक है, देखिए हम पेंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पेंसिल से करना, लेकिन ये ग्राफ व्राफ का काम पेंसिल से ही करिएगा, वरना नंबर कटेगा, बता देते हैं। पेन से नहीं करना, हम पेन से कर रहे हैं दिखाने के लिए, नहीं तो दिख नहीं रहा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। अगर x हम रखते हैं 500, अगर x रखते हैं, कहाँ गया 500, 500 ही है ना, हाँ एक सेकेंड, ये है x 500, तो y रखना पड़ेगा 400 में। ठीक है, 500 400 कहाँ गया, y 400 पॉजिटिव 400 ये रहा। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक है, अभी कैमरा ठीक है। तो अगर हम x ये रखते हैं तो y यानी कि x अगर हम रखते हैं 400, 500 मतलब 500 कि 400 है,
1 सेकेंड, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। 500 रखना था ना। अच्छा, y बराबर हो गया हमारा ये, देखिए गलत हम रख दिए हैं, उल्टा रखा गया। x हमारा 500 रखाएगा, x हमारा 500, तो ठीक है, x 500, तो ये 400 होगा। तो इन दोनों के सापेक्ष में, मतलब इन दोनों का ऐसे ऐसे करके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आगे क्या कोऑर्डिनेट है उसको बताइए। x है 500 और 400, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण ये है, देखिए दूसरा 600 350, मतलब फर्स्ट से हो ही गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसका लेना है, ठीक है। मतलब दो समीकरण है ना, तो दोनों का प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे इसमें किए था ना, पहले का किए ये वाला, एक ये वाला पॉइंट आया था और एक ये पॉइंट आया था, मिला दिए फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से ये वाला आया है ना। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा ये क्या आ रहा है, और दूसरा पॉइंट निकालिए 600, x 600 निकालिए, यहाँ 600 है और 350, यानी कि ये वाला, ये 400 है, 300 350 बीच में आएगा यहाँ कहीं, ये आगे लेके जाइए, आगे लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, और ये वाला यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। इन दोनों को मिलाइए, स्केल से मिलाना है तो मिला दीजिए, वरना तो ऐसे भी मिला देंगे हम। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए। और मिला देने के बाद ये आया फर्स्ट इक्वेशन का, क्या था, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 का भी यही कोऑर्डिनेट्स आएगा सेम, ठीक है, x + 2 है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो कोऑर्डिनेट्स थोड़ी बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स यही सब रहेगा ना। अब दूसरा कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी संपाती ही होगा, 600 350, जो कोऑर्डिनेट्स इसके लिए होगा वही कोऑर्डिनेट्स इसके लिए भी होगा, क्योंकि दोनों के देख समीकरण सेम आ रहा है, पहले हम पता कर लिए, ठीक है। हालांकि तो दोनों का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे संपाती, ठीक है, दोनों इक्वेशन नहीं संपाती होगा, समझ गए, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लिए जो 500 600 350 वाला आया ना, ये सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज ग्राफ पे बात की है, अब इससे लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 42 मिनट का हो चुका है, तो पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू, एंड पढ़ाई ना छोड़ें, डेली पढ़ाई करें, लिमिटेड ही करें पर डेली करें, और ऑनेस्टी करें, आई मीन टू से ऑनेस्टी के साथ करें।